आज बात गौ रक्षा या मॉब लिंचिंग की। जी हाँ, 4 साल बाद आया फैसला। 14 लोगों को उम्र कैद। नज़ीर अहमद केस क्या था, आइए हम समझते हैं। और पकड़ने वाले किस जाति किस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी आप समझिए कि किसको किसके सामने ला दिया जाता है। और ये सब करने वाले कहीं गायब हो जाते हैं जब अदालतों के ये फैसले आते हैं। तारीख याद रखिए, लिख लीजिए, 3 अगस्त 2022। जगह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम ज़िले की सिवनी मालवा तहसील। आधी रात का समय, एक ट्रक सड़क से गुजर रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि ट्रक में गायों की तस्करी हो रही है। इसके बाद जो हुआ वो किसी अदालत का फैसला नहीं था दोस्तों, वो किसी जांच एजेंसी की रिपोर्ट नहीं थी दोस्तों, वो कानून का राज नहीं था दोस्तों, वो थी भीड़ दोस्तों। और भीड़ ने तय कर लिया कि आरोपी कौन है और सज़ा क्या होगी। कुछ ही देर में अमरावती महाराष्ट्र के रहने वाले नज़ीर अहमद को लाठियों और डंडों से इतना पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। In a 4-year-old mob lynching case, the court has sentenced 14 convicts to life imprisonment. The mob lynching took place on August 3, 2022 in Barakhad village of Sioni Malwa. In the incident, Nazir Ahmed, a resident of Amravati, Maharashtra, was killed. The court has now awarded life imprisonment to all 14 convicts in the case. As soon as the verdict was announced, tension gripped the court premises. A large number of family members protested against the police action. Some even lay down in front of police vehicles and tried to stop authorities from taking the convicts to jail. Family members claimed that the convicted men had gone there for cow protection activities. After a trial that lasted nearly 3 years, the court has finally delivered its verdict. और अब लगभग 4 साल बाद मध्य प्रदेश की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, ये कहानी है उस राजनीति की, उस सामाजिक व्यवस्था की, उस मानसिकता की जिसने एक इंसान की जान ले ली, कई गरीब परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, उस रात क्या हुआ था, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, अभियोजन के अनुसार 3 अगस्त 2022 को नज़ीर अहमद अपने साथियों के साथ ट्रक में यात्रा कर रहे थे। सिवनी मालवा के बाराखड़ इलाके के पास कुछ लोगों ने ट्रक को रोक लिया। गाय तस्करी का आरोप लगाया गया। इसके बाद भीड़ ने हमला कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटें, खोपड़ी में फ्रैक्चर और पूरे शरीर पर गहरे घाव दर्ज किए गए। नज़ीर अहमद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। 4 साल बाद आया फैसला। जी हाँ, तारीख फिर से याद रखिए, 13 जून 2026 को सिवनी मालवा की एडीजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी माना और सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने गैर कानूनी भीड़ बनकर हिंसक हमला किया और उनकी हरकतें हत्या की श्रेणी में आती हैं। सज़ा सुनाते ही कोर्ट में क्या हुआ, जी हाँ, फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में भावुक दृश्य देखने को मिला। जैसे ही दोषियों को जेल ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, उनके परिवार के लोग रोने लगे। कई महिलाओं की चीखें पूरे परिसर में गूंजने लगी। कुछ परिजन पुलिस वाहन के सामने लेट गए, कुछ ने हाथों में वाहन रोकने की कोशिश की। पुलिस और परिजनों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस सभी दोषियों को जेल ले जा सकी। लेकिन यहीं से इस कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है, एक असहज सवाल। जब इन लोगों को गौ रक्षक बताया जा रहा था, जब इन्हें गौ सेवा का योद्धा बताया जा रहा था, जब सोशल मीडिया पर इनके समर्थन में पोस्ट लिखी जा रही थी, तब इनके साथ कौन खड़ा था? और जब अदालत ने उम्र कैद सुना दी, तब कोर्ट में कौन मौजूद था? ना कोई बड़ा नेता, ना कोई बड़ा गौरक्षक संगठन, ना कोई आंदोलन, ना कोई मंच वहां मौजूद थे। मौजूद जो थे
वो इनके बूढ़े माता पिता, इनकी रोती हुई पत्नियां, इनके गरीब परिवार और यही इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। आखिर ये लोग हैं कौन? जी हाँ, अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों में शामिल हैं। नाम सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन लोग हैं जिनको इस तरह का काम कराया जाता है, मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिया जाता है, अपराधी बना दिया जाता है और जब सज़ाएं होती हैं तो सब हट जाते हैं। ये दीपक केवट, अजय राठौर, प्रकाश कौशल, पवन बाठव, अमर बाठव, कन्हैया बाठव, अनुज रघुवंशी, संजू कौशल, आकाश बाठव, गौरव यादव, आकाश सराठ, चेतन मराठा, देवेंद्र कोहली, संदीप कौशल। आप समझ सकते हैं इनके नाम से कि ये किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, क्योंकि अब सब कहा जाता है कि सब हिंदू एक हैं, लेकिन जब इन लोगों की जाति की बात आती है, जब इन लोगों को सामने किया जाता है तो कोई भी बड़ा हिंदूवादी नेता इनको बचाने के लिए नहीं आता है। ये समझेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार इनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं। समझिए, कई लोग सीमित शिक्षा वाले हैं, कई मजदूरी या छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन यहाँ बहुत सावधानी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, समझिए, इस वीडियो का उद्देश्य किसी जाति, समुदाय या वर्ग को दोषी ठहराना नहीं है। कानून के सामने हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर जिम्मेदार होता है, अपने कामों के आधार पर, अपने गुनाह के आधार पर जिम्मेदार होता है। लेकिन जो हमने आपको बताया वो भी बात चल रही है, क्यों गरीब, क्यों छोटे जात, क्यों बड़ी जात, ये सब क्यों होने लगा है? सिर्फ एक समुदाय को परेशान करने के लिए कौन लोग आ जाते हैं आमने सामने। ऐसा हमने कई जगह देखा है कि इस तरह का तनाव पैदा करके देश में विभाजन कर दिया जाता है और जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो कोई छुड़ाने नहीं आता है। ऐसे में जब गांव को राष्ट्रमाता की बात की जाती है, राष्ट्रीय पशु की बात की जाती है, ऐसे में भी सरकार मना कर देती है कि नहीं होगा ये। फिर क्यों नहीं होगा, अब आपको समझ में आने वाला होगा। तस्वीर आपको सामने दिख रही होगी कि शायद इसलिए नहीं होगा, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे और हमारा शासन चलता रहेगा। क्या ये हकीकत है? इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी ने हत्या की है तो अदालत उसे सज़ा देगी, लेकिन समाज के तौर पर हमें ये भी समझना होगा कि आखिर क्यों अक्सर गरीब और हाशिए पर खड़े युवाओं को सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता है। ये सवाल समझिएगा, क्यों गरीब और हाशिए में सबसे नीचे लोगों को इस तरह के कामों के लिए आगे कर दिया जाता है? क्यों उन्हें बताया जाता है कि वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं? क्यों उन्हें ये नहीं बताया जाता कि अगर कुछ गलत हुआ तो अदालत में उन्हें अकेले खड़ा होना पड़ेगा? भीड़ का हिस्सा बनने की कीमत समझिए। कल्पना कीजिए, एक रात आप किसी संगठन या किसी स्थानीय नेता की बातों में आकर किसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आपको लगता है कि आप कोई बड़ा धार्मिक काम कर रहे हैं, लेकिन 4 साल बाद वही मामला अदालत में पहुंचता है, साक्ष्य पेश होते हैं, गवाह आते हैं, पहचान परेड होती है और फिर अदालत फैसला सुनाती है। तब नारे लगाने वाले लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन सज़ा भुगतनी पड़ती है आपको, आपके परिवार को। भारत में मॉब लिंचिंग का बड़ा सवाल है। नज़ीर अहमद का मामला कोई अकेला मामला नहीं है। पिछले वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं। कभी बच्चा चोरी की अफवाह, कभी गौ तस्करी का आरोप, कभी धार्मिक पहचान, कभी सोशल मीडिया की अफवाह, लेकिन लगभग हर मामले में एक बात सामने मिलती है, भीड़ पहले फैसला करती है और फिर कानून बाद में आता है, जबकि लोकतंत्र का सिद्धांत बिल्कुल उल्टा है। पहले जांच, फिर सबूत, फिर अदालत और उसके बाद फैसला। सबसे बड़ा सबक, इस मामले में एक व्यक्ति की जान गई, 14 लोग उम्र कैद की सज़ा पा गए, दर्जनों परिवार तबाह हो गए और आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या किसी भी आरोप पर कानून अपने हाथ में लेना सही है? अगर कोई अपराध हो रहा है तो पुलिस को सूचना दीजिए, अगर कोई दोषी है तो अदालत सज़ा देगी, लेकिन जिस दिन भीड़ अदालत बनने लगेगी उस दिन कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ना पीड़ित, ना आरोपी और ना ही वो लोग जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, नज़ीर अहमद अब वापस नहीं आएंगे।
14 दोषियों की ज़िंदगी भी शायद जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी, लेकिन इस फैसले ने एक संदेश ज़रूर दे दिया है। गौरक्षा के नाम पर हो या किसी और नाम पर हत्या हत्या होती है और कानून से ऊपर कोई नहीं होता। दास स्वतंत्र।